ये हमारा है जुलाई 2024 का सीटेट का पेपर। ठीक है, इसमें भी क्या देखने वाले हैं हम, लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड की पेडागोजी। ठीक है, A child does not write a paragraph on her own even after brainstorming the topic. बच्चा जो है खुद का जो है समझने के बाद, ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद मतलब उसके पास आइडियाज होने के बाद, हर चीज होने के बाद, वो however she is able to write it under adult or peer guidance. The guidance is called. लेकिन जो है वो किसी दूसरे के पीयर के या फिर टीचर के या दूसरे के गाइडेंस से बच्चे से लिख सकती है। वो गाइडेंस क्या कहलाता है? इसका फोल्डिंग किसने दिया था? वाइगोस्की ने दिया था। हाँ, इसके अलावा अगर से वाइगोस्की ने नहीं दिया तो फिर किसने दिया? ब्रूनो ने। डैश इज अ टाइप ऑफ लर्निंग इन विच अ टीचर हैज टू यूज हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेसेस सच एज इंटेलिजेंस और रीजनिंग। ऐसी लर्निंग जिसमें जो है हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेसेस का इस्तेमाल होता है। हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस का वर्बल लर्निंग में होता है क्या? मोटर स्किल लर्निंग में, स्ट्रक्चर लर्निंग में, कंसेप्ट लर्निंग जो है हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस का इस्तेमाल करती है। इस वजह से इसमें सबसे ज्यादा कौन सा होगा? कंसेप्ट लर्निंग। यू एज अ टीचर एप्रिशिएट अ चाइल्ड फॉर हर ओवरऑल लैंग्वेज यूज। ओवरऑल लैंग्वेज यूज दो सम ऑफ द वर्ड्स आर मिसस्पेल्ड बाय हर। हालांकि उससे कुछ जो है स्पेलिंग मिस्टेक भी होती है। यू आर यूजिंग डैश अप्रोच इन योर क्लास। ओवरऑल लैंग्वेज यूज की बात आएगी जब भी तो क्या होगा? होल लैंग्वेज अप्रोच। ओवरऑल लैंग्वेज की सिर्फ जो है ना तुमने कहां पर किया पता है? बच्चे के जो है ना मिस स्पेल्ड बाय, इस पर जो है तुम कंस्ट्रक्टिविज्म पर गए। लेकिन ओवरऑल यूज की बात आएगी तो क्या होगा? ओवरऑल। ये भी नहीं। कम्युनिकेटिव में क्या होगा? ओवरऑल यूज नहीं होगा। हम जो है कम्युनिकेशन पर, रियल लाइफ पर होगा। स्ट्रक्चर में जो है क्या होगा? बच्चे को स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। You are a Hindi speaking teacher, but you get posted in a primary school which is in the area of Punjab. तुम एक हिंदी स्पीकिंग टीचर है और तुम्हारे को पंजाब के कोई प्राइमरी स्कूल में ट्रांसफर कर दिया गया। Since you do not know the local language, तुम जो है लोकल लैंग्वेज नहीं जानते उस एरिया की, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? यू शुड इमीडिएटली अप्लाई फॉर द ट्रांसफर ऑफ ए हिंदी स्पीकिंग एरिया। तुम जो है ट्रांसफर ले लेंगे जहां पर हिंदी बोली जाती है। यूज द चाइल्ड्स लैंग्वेज एज ए रिसोर्स एंड स्टार्ट टीचिंग। बच्चे की लैंग्वेज को रिसोर्स के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और खुद भी सीखना शुरू कर देंगे। कम्युनिकेट इन इंग्लिश, इंग्लिश में बोलेंगे नहीं। मोटिवेट द कम्युनिटी टू लर्न हिंदी। पूरे पंजाब को हिंदी राज्य बना देंगे नहीं। क्या होगा? बच्चे की जबान सीखेंगे। ऐसी जगह पर टीचर को क्या करना चाहिए? उस बच्चे की जबान सीखना है और बच्चे की जबान सीखकर हमें क्या करना चाहिए? बच्चे की जबान को रिसोर्स के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। डैश कॉम्प्रिहेंशन इज द स्किल ऑफ रीडिंग अ पीस ऑफ टेक्स्ट क्लोजली और इंटेंसली फॉर द पर्पस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। देखो ये दो नहीं होते, दो ही तरह के होते हैं कॉम्प्रिहेंशन, लोकल और ग्लोबल। लोकल में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है और बारीकी से पढ़ा जाता है। ग्लोबल में सरसरी समझते हैं। द पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन ए लैंग्वेज लर्निंग इज टू प्लान एंड प्रिपेयर क्वेश्चन फॉर समेटिव असेसमेंट। समेटिव जो है निगेटिव वर्ड होता है। इन्फॉर्म द पेरेंट्स इन द पीटीएम्स, पेरेंट टीचर मीटिंग, एंड आस्क देम टू पे अटेंशन नहीं। नो द गैप्स मालूम करना है बच्चों के अंडरस्टैंडिंग और फिर उसके बाद रेमेडियल स्टेप्स लेना है। यूज फाइंडिंग इन द प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड नहीं, ये भी नहीं करना है। थर्ड, गैप मालूम करना है बच्चों के अंडरस्टैंडिंग में और फिर क्या करना है? रेमेडियल स्टेप्स लेना है, रेमेडियल टीचिंग करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ए टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के ताल्लुक से कौन सा स्टेटमेंट सही है? अ टेक्स्ट बुक इज अ फाइनल थिंग फॉर द टीचर एंड स्टूडेंट। गलत। जब भी एक तरफ झुका होगा वो हमेशा गलत होगा। इट हेल्प्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव लेड डाउन इन द करिकुलम। यस,
ये जो है वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद करती है जो करिकुलम में दिए गए हैं। इट इज प्लानिंग ऑफ एजुकेशनल एक्टिविटीज फॉर द सेशन, नहीं, हाँ वो कई सालों तक चलती है, सिर्फ एक सेशन के लिए थोड़ी होती है किताब। ए टेक्स्ट बुक इज इररिप्लेसेबल, इररिप्लेसेबल, इररिप्लेसेबल नहीं होती है, इसको रिप्लेस कर सकते हैं। सिर्फ जो है ना कोई भी किताब पर डिपेंड नहीं कर सकते हम, वो एज ए ऑब्जेक्टिव के तौर पर उसका रेफरेंस बुक के तौर पर उसको इस्तेमाल करो, लेकिन हमारे को पढ़ाना है टेक्स्ट बुक के बाहर। एनसीएफ 2005, एनईपी 2020 और एनसीएफ 2023 साफ तौर पर क्या बोलते हैं पता है कि डी इम्फेसिस करना है, किताब पर कम से कम जोर देना है, कम से कम निर्भर रहना है। बच्चे को कैसे जोड़ना है, उनकी रियल लाइफ से, कॉन्टेक्स्ट से। Which of the following classroom practices help the teacher to develop oral language among the students? कौन सी प्रैक्टिस से ओरल लैंग्वेज आएगी? कोरस रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट विद द टीचर। ओरल प्रैक्टिस जो है ना कोरस में जो है रीडिंग नेस से नहीं आती है, बराबर। ओरल मतलब दो ही स्पीकिंग होती है। ओरल प्रैक्टिस ओरल लैंग्वेज में कौन सी आती है? स्पीकिंग, ठीक है। ये दो काय में आती है, ओरल में, और काय दूसरे इसमें कौन सी आती है? इसमें राइटिंग, रीडिंग और राइटिंग में आती है। लिटरेसी में, लिटरेसी में क्या आती है? पहला आती है रीडिंग और दूसरा आती है राइटिंग, ठीक है। तो जवाब हमारा क्या, कोरस में नहीं आती। कोरस रेसिटेशन ऑफ द पोएम आफ्टर मेमोराइजिंग इट, वो पोएम को याद करके उसको क्या करना है, मेमोराइज करना है। इससे जो है ओरल प्रैक्टिस होगी, स्पीकिंग उससे आएगी नहीं। पार्टिसिपेटिंग इन रोल प्लेज, हाँ रोल प्लेज में पार्टिसिपेट करने से जो है बच्चे की ओरल प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिसिंग द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ न्यू और अनफेमिलियर वर्ड्स, नहीं ये भी नहीं होगा रोल प्ले से। और कौन से तरीके में रोल प्ले होता है, कौन से मेथड्स में, अप्रोच में? CLT, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच में। व्हेन वी से लैंग्वेज इज आर्बिट्री, जब हम कहते हैं कि लैंग्वेज आर्बिट्री है, उसका मतलब क्या होता है? वी मीन टू से दैट देयर इज एन इनहेरेंट रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स ऑफ ए लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग। इनहेरेंट, इनहेरेंट नहीं, नॉट इनहेरेंट रहता है, मतलब इसका मतलब है नेचुरल कनेक्शन है। नेचुरल कनेक्शन नहीं होता है। द रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स एंड देयर मीनिंग इज बेस्ड ऑन ए वैलिड रीजन एंड नॉट ऑन चांस। ये देयर इज नो इनहेरेंट रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स ऑफ ए लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग। लैंग्वेज फॉलोज प्रीफिक्स प्रिंसिपल। हम बार बार आर्बिट्रीनेस के ताल्लुक से या आर्बिट्री के ताल्लुक से बोलते हैं कि जैसा कैट है, कैट को जो है अलग अलग जबान में अलग अलग नाम से बुलाते हैं, मतलब जो है कैट का जो है नेचुरल कनेक्शन बिल्ली के साथ में है क्या? नहीं है। डिडक्टिव अप्रोच ऑफ टीचिंग ग्रामर एडवोकेट्स दैट वी शुड डैश फर्स्ट। कौन से तरीके? डिडक्टिव और हाँ प्रेजेंटिंग एग्जांपल्स। किसकी मिसाल है? इंडक्टिव की। क्या है? इंडक्टिव है ये, तो ये हो गया गलत। जेन्युइन कम्युनिकेशन दे रहे हैं क्या हम? नहीं, ग्रामर सिखा रहे हैं हम। प्रेजेंटिंग रूल्स, यस। प्रोवाइडिंग प्रैक्टिस थ्रू ड्रिल्स, ये तो और भी ज्यादा निगेटिव। समझ में आया? क्या कर रहे हैं हम बच्चों को? डिडक्टिव से मतलब होता है पहले प्रेजेंटिंग रूल्स, बाद में एग्जाम्पल देते हैं। इंडक्टिव में पहले एग्जाम्पल देते, बाद में रूल्स देते हैं। तो डिडक्टिव को पहचानना है रूल से और इंडक्टिव को पहचानना है एग्जाम्पल। सॉरी, ये डैश इज ए वे ऑफ एस्टिमेटिंग और गेसिंग बियॉन्ड द फैक्ट्स। बियॉन्ड द फैक्ट्स, एक्स्ट्रापोलेटिंग। गुड। एक चीज ध्यान में रखना, कभी भी एक दो वर्ड आते हैं, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। दो वर्ड आते हैं, पहला वर्ड होता है इनफेरेंस और दूसरा आता है एक्स्ट्रापोलेटिव। इसका मतलब तो तुम्हारे को पता है। बियॉन्ड का मतलब, इन्फेरेंस का मतलब होता है बिटवीन द लाइन। जब भी कोई वर्ड हम जो है दो लाइनों के बीच में लिखा हुआ है उसको समझते हैं तो वो कहलाता है इन्फेरेंस। और एक्स्ट्रापोलेटिव का मतलब होता है बियॉन्ड द लाइन। क्या होता है? बियॉन्ड द लाइन। ये क्या कहलाता है? एक्स्ट्रापोलेटिव। तब यहां पर देखो, डैश इज ए वे ऑफ एस्टिमेटिंग और गेसिंग बियॉन्ड द फैक्ट्स। बियॉन्ड द फैक्ट्स, फैक्ट से बाहर, तो वो क्या आएगा? और अगर से बिटवीन द फैक्ट्स रहता तो इन्फेरेंस होता। एनालिसिस क्या होता?
अगर से तुम उसको जो है तज्जिया करते, इसको ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, वही स्टोरी पर तबसरा करते, तो क्या होता? एनालिसिस, एक्सप्लेनेशन। वो कहानी को तुम जो है बयान करते तो क्या कहलाता है? एक्सप्लेनेशन। अ लैंग्वेज टीचर मस्ट प्रोमोट लर्नर्स फॉर फ्री राइटिंग। अच्छी याद आई। एक चीज जो है ना मैं अभी और बताऊंगा, ध्यान में रखना। आई द की बेनिफिट ऑफ फ्री राइटिंग इज डेट, एक मिनट सुनो, मैंने राइटिंग के ताल्लुक से क्या बताया? कंट्रोल्ड राइटिंग, दूसरा गाइडेड राइटिंग, फ्री राइटिंग, कल ये भूल गए थे अपन, और चौथी चीज है एडवांस राइटिंग। चारों चीजों को गौर से समझो। कंट्रोल राइटिंग में खाली जगह जोड़ियां देगा, पूरा इख्तियार टीचर के पास में रहेगा। जैसे मिसाल के तौर पर ये सवाल है, यहां पर जो है तुम तुम्हारे ख्यालात का इजहार इसमें कर सकते हैं क्या? नहीं, ये सेंटेंस है, चार में से एक चुनो, वही तुम्हारा इख्तियार है। मतलब ये कंट्रोल किसके पास है? जिसने पेपर निकाला, इसको कहते हैं कंट्रोल राइटिंग। ये जो पेपर जिसको हम हल कर रहे हैं, ये क्या है? कंट्रोल राइटिंग की मिसाल है। गाइडेड राइटिंग में बच्चा या फिर जो है शख्स खुद से जो है अपने तौर पर जो है अपने ख्यालात पेश करने के लिए आजाद है, लेकिन उसको हिंट्स, प्रॉम्प्ट्स, फीडबैक या फिर जो है क्लूज, सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, वो लेता है टीचर से। मतलब वहां पर गाइडेंस जो प्रोवाइड कर रहा है वो टीचर कर रहा है, बाकी अपने तौर पर ख्यालात का इजहार और मुकम्मल तौर पर आजादी से लिख रहा है। कौन है? गाइडेड राइटिंग है, गाइडेड राइटिंग कहलाती है। फ्री राइटिंग में ग्रामर का सही और गलत होने के बारे में नहीं सोचा जाता, सिर्फ लिखो, कैसा भी लिखो, कैसा भी लिखो, अच्छा लिखो, बुरा लिखो, सही लिखो, गलत लिखो, बस लिखो, रफ्तार से लिखो, क्या कहलाता है? फ्री राइटिंग। एडवांस राइटिंग आखिरी स्टेज है, राइटिंग की फाइनल स्टेज है। इसमें जो है एक्यूरेसी भी आ जाएगी, गाइडेंस भी आ जाएगा, और ये पूरी खामियां जो इसकी दूर हो जाएगी। काय में? एडवांस राइटिंग में। फाइनल स्टेज क्या है राइटिंग की? एडवांस राइटिंग। अब सवाल का जवाब दो। It encourages writer to write fluently and creatively. It gives freedom to write or not. It does not make them feel that they have to write much of it. Can incorporate feature of writing written language from their first language. Encourage learners to write fluently and creatively. लिखो, गलती होगी चलेगा, fluently लिखो। fluently का मतलब मैं बताता हूं। फ्लुएंटली का मतलब होता है बगैर अटके लिखना, क्या कहलाता है? फ्लुएंटली। बगैर अटके बोलना क्या कहलाता है? फ्लुएंसी, वो भी फ्लुएंटली। समझ में आया? और रीडिंग भी कैसी होती है? बगैर जो है अटके, वो क्या कहला रहा है? फ्लुएंट रीडिंग। मतलब फ्लो के साथ में पढ़ना, फ्लुएंट रीडिंग। ठीक है? अ टीचर ऑफ क्लास 5th, you ask the student to read the textbook thoroughly, then you ask thoroughly आया तो कौन सी रीडिंग रहेगी? thoroughly कंप्लीटली होता है। हाँ, कौन सी रीडिंग होगी? इंटेंसिव रीडिंग। देन यू आस्क देम टू आंसर द क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। इन दिस प्रोसेस यू आर इंकरेजिंग स्टूडेंट फॉर, देखो ये किसकी होती है? स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए। ये जो है किसके लिए? प्लेजर के लिए। ये किसके लिए? जिस्ट के लिए या जनरल आइडिया के लिए। ये है मेन रीडिंग, बराबर। मेन रीडिंग है, फोकस के साथ है। ठीक है? मेन रीडिंग फोकस के साथ, थरूली कंप्लीटली पढ़ रहे हैं, रेफरेंस के साथ में जो है आंसर दे रहे हैं, आंसर्स विद रेफरेंस। ठीक है? ये क्या कहलाती है? इंटेंसिव रीडिंग। हमारा जवाब क्या है? चौथा, इंटेंसिव रीडिंग। कौन सा? इंटेंसिव रीडिंग। लैंग्वेज एक्विजिशन ऑकर्स ओनली व्हेन, लैंग्वेज एक्विजिशन ऑकर्स व्हेन, ओनली व्हेन चाइल्ड इज टॉट द रूल्स ऑफ ग्रामर। गलत। चाइल्ड इज गिवन प्रैक्टिस इन ट्रांसलेशन, नहीं। चाइल्ड इज गिवन अपॉर्चुनिटी टू रीड, नहीं। चाइल्ड इज एक्सपोजर टू लैंग्वेज। देखो दो तरह होती है, एक होती है लैंग्वेज एक्विजिशन
एक्विजिशन और एक होती है लैंग्वेज लर्निंग, बराबर। लैंग्वेज एक्विजिशन में नेचुरल सेटिंग में होती है, ये नेचुरल तरीके से होती है, विदाउट एफर्ट्स होती है, बराबर है, विदाउट एफर्ट्स होती है, अनकॉन्शियस होती है, मतलब हमारे को जो है ना ध्यान दे करने की जरूरत नहीं होती है, इनफॉर्मल होती है। क्या होती है? इनफॉर्मल। लर्निंग कैसी होती है? ये अननेचुरल होती है, मतलब स्कूल में या फिर कोई कोचिंग क्लास पर या कहीं जाकर बाकायदा पढ़ना पड़ता। ये विद एफर्ट्स होती है, मतलब इसके लिए क्या लगती है? मेहनत लगती है, एफर्ट्स होती है। उसके बाद में कॉन्शियस होती है, मतलब ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो नहीं आएगी। और ये फॉर्मल होती है, फॉर्मल मतलब स्कूल में, क्लास में, कॉलेज में या फिर कोचिंग सेंटर पर या फिर जो कहीं और जाकर जो है ये चीज सीखना पड़ता है, ठीक है। एक्सक्लूडिंग मदर टंग इन द क्लासरूम इज, बोलो आंखें बंद करके। एक्सक्लूड करना है, इंक्लूड का उलट है। इंक्लूड मतलब शामिल करना, एक्सक्लूड मतलब उसको बाहर करना। तो कौन सा मेथड? नेचुरल मेथड में इस्तेमाल होती है, बाइलिंगुअल में भी होती है, ऑडियो लिंगुअल में भी होती है, डायरेक्ट में नहीं होती। बाहर करना, इंक्लूड मतलब शामिल करना, एक्सक्लूड मतलब बाहर करना। डायरेक्ट मेथड में जो है मदर टंग का इस्तेमाल नहीं होता। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस इनेबल्स लर्नर्स टू, लिंग्विस्टिक इनेबल लर्नर्स टू, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस का मतलब पहले हम समझेंगे। इनेबल्स लर्नर्स टू किस चीज के लिए इनेबल्स करता है? लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस का मतलब होता है जब हम लैंग्वेज को यूज करते हैं ग्रामेटिकली, समझ में आया? जुमलों पर ध्यान देते, करेक्ट और मिसकरेक्ट है या नहीं है, करेक्ट और मिसकरेक्ट है या नहीं है, वो कहलाती है कॉम्पिटेंसी, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, लैंग्वेज की महारत, तो क्या आएगा? डिफरेंशिएट ग्रामेटिकली करेक्ट एंड इनकरेक्ट सेंटेंसेस कहलाता है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी। स्पीक फ्लुएंटली इवन इफ नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट, ये नहीं है। ग्रामेटिकली करेक्ट जुमलों को पहचानना या ना पहचानना लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी। नो हाउ एंड व्हेन यूज द लैंग्वेज अप्रोप्रिएटली, ये गलत है। इसका आंसर जो है चेक करें, एनसीईआरटी बोलती है लैंग्वेज लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस का मतलब एक ही है, डिफरेंशिएट ग्रामेटिकली करेक्ट एंड इनकरेक्ट सेंटेंसेस, बस। और जो जवाब वो बोलेगी हमको वही मानना पड़ेगा, ठीक है। यूज मोर एंड मोर इंग्लिश नहीं, डिफरेंशिएट ग्रामेटिकली करेक्ट एंड इनकरेक्ट सेंटेंसेस। जैसे मिसाल के तौर पर आई एम राइटिंग, ये जुमला है, आई राइटिंग ये एक जुमला है। अब ये जुमलों को तुम जो पहचान रहे कि पहला जुमला सही है और दूसरा गलत है, यही कहलाता है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। समझ में आया? नहीं, ये दो जुमले में से सही कौन सा और गलत कौन सा है, ये पहचानना क्या कहलाता है? लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। इसका फ्लुएंसी से लेना देना नहीं है, इसका लैंग्वेज के यूज से लेना देना नहीं है, इसका लेना देना ग्रामर से। लिंग्विस्टिक, अभी तुमने एग्जाम में देखे होंगे कि पहचानने लगाओ, बताओ इसमें से ये जुमला कौन सा है और ये जुमला कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो वो क्या है, किसको चेक कर रहा है? वो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी को, लैंग्वेज की महारत को। लैंग्वेज की महारत में क्या आता है? ग्रामेटिकली सही और गलत को पहचानना। Children learn a language most effectively when they have, ये रह गया क्या? हाँ, at primary level, ये वाला, at primary level a teacher generally motivates learners for coloring and drawing as it helps in good। बच्चों को जो है ये कलरिंग और ड्राइंग क्यों करवा रहा है? क्योंकि इनको जो है ना मेंटेन साइलेंस करना है, नहीं, फाइन मोटर स्किल बच्चों की डेवलप करना है, इंटरटेन करना है बच्चों को, नहीं, टीचर को जो है पढ़ाते पढ़ाते थक गए, इनको कोई काम देना है इस वजह से नहीं, बच्चों की फाइन मोटर स्किल जो है डेवलप करना है, इस वजह से जो है ड्राइंग और कलरिंग के काम बच्चों को
देता है। चिल्ड्रन लर्न ए लैंग्वेज मोस्ट इफेक्टिवली व्हेन दे हैव, बहुत अच्छे से जो है बच्चे सीखते लैंग्वेज अगर उनमें है प्रोफिशिएंट लैंग्वेज टीचर। टीचर की वैल्यू इतनी नहीं रही अब। इनहिबिशन, इनहिबिशन का मतलब क्या होता? नहीं, हाँ माहौल के मुताबिक ढाल लेना, उसमें ढल जाना। अ गुड टेक्स्ट बुक, ये भी गलत है। मोटिवेशन, मोटिवेशन में भी कौन सी मोटिवेशन होना चाहिए? इंट्रिंसिक मोटिवेशन अगर से रही तो बच्चा और अच्छे तरीके से, सबसे अच्छे तरीके से सीखता है। अ टीचर प्रोमोट्स ग्रुप डिस्कशन and peer instruction in her class. She does not bother to correct spelling, pronunciation error. She is using dash approach in her classroom. Good. ट्रेडिशनल मेथड में जो है गलतियां की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि अगर से गलती करेंगे तो ट्रांसलेशन में गलती हो जाएगी, इस वजह से इसमें गलती की गुंजाइश नहीं। इक्लेक्टिक मेथड में हर मेथड अपने तौर पर इस्तेमाल करना इक्लेक्टिक मेथड कहलाता है। स्ट्रक्चरल मेथड रीडिंग और राइटिंग पर फोकस करता है और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच फोकस करता है ग्रुप डिस्कशन, पीयर इंटरेक्शन। और गलतियां अगर से हो रही तो गलतियों को नजरअंदाज करो, बच्चों को करने दो उनके हिसाब से, ठीक है। You as a teacher find that language used in the lesson is very difficult for your learners. तुम जो है टीचर है और तुम्हें जो है पता चलता है लेसन में जो लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है वो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। You simplify the language and also make certain changes in the content to suit your learners. तो तुम जो है लैंग्वेज को आसान बनाते हैं और बच्चों को जो है वो कंटेंट सूट हो इस तरह उसमें कुछ चेंजेस करते हैं। What have you done is called, अगर तो तुमने ये किए तो वो क्या कहलाता है? हाँ, एडेप्टेशन ही कहलाता है। क्या कहलाता है? एडेप्टेशन। एवोल्यूशन तुम्हारे को पता है ना? कदरे पैमाई करना, मैंने क्या किया, कैसा करना चाहिए और बेहतर मैं किस तरह कर सकूं, वो क्या है? एवोल्यूशन। रिव्यू क्या है? क्रिटिकल एनालिसिस है। उसके बाद में एडॉप्टिंग मतलब किसी को गोद लेना, एडॉप्ट करना मतलब किसी को गोद लेना। और ये क्या है? एडेप्टेशन मतलब माहौल के हिसाब से खुद को ढाल लेना। टुडे राजू इज वेरी हैप्पी एज ही इज गोइंग टू स्कूल। ही इज द फर्स्ट फ्रॉम हिज फैमिली। क्या ये? First from his family to come to school. None in his family, not even his parents, had ever been enrolled in any school. Raju is thus a dash learner. ऐसा बच्चा जिसके खानदान में से कोई कभी जो है स्कूल में नहीं गया, वो बच्चा क्या कहलाता है? फर्स्ट जनरेशन लर्नर। मार्जिनलाइज्ड निगेटिव वर्ड है, मतलब बच्चे को ऐसा हाशिए पर डाल देना। सेकंड जनरेशन नहीं, माइनॉरिटी ऐसे बच्चे जो है माइनॉरिटी में कौन से आते हैं? मुस्लिम आते हैं, सिख आते हैं, पारसी आते हैं, बौद्ध आते हैं, सब माइनॉरिटी में आते हैं। When you go to teach, you find that textbook begins with rhymes, pictures, stories and ends with alphabet. बच्चा जो है स्टोरी राइम से शुरू होती है, पोएम से, नज्मों से, समझ में आया? और पिक्चर स्टोरीज से खत्म होती है अल्फाबेट्स पर। तो which approach does this kind of arrangement suggest in language pedagogy? टॉप डाउन। अल्फाबेट से शुरू होती तो बॉटम अप। वैसे क्या रहती है? किताबें इसी बेस पर चलती है, टॉप डाउन पर। हाँ, मतलब पहले जो है पोएम, फिर स्टोरीज और फिर अल्फाबेट पढ़ा रहे, ऊपर से नीचे आए। अच्छा, टॉप डाउन अप्रोच के लिए दो तीन बातें जरूरी है। क्या है? टॉप डाउन अप्रोच के लिए नहीं, सवाल ही जहन में रखो ना, ये सवाल अगर से आया तो टॉप डाउन अप्रोच के लिए बच्चे का प्रीवियस नॉलेज होना जरूरी है। क्या है? प्रीवियस नॉलेज होना जरूरी है। दूसरी बात, ये जो है मीनिंगफुल लर्निंग होती है। क्या होती है? मीनिंगफुल लर्निंग होती है इससे। और ये तरीका जो है ना, ये जो है बच्चों के लिए कंस्ट्रक्टिव मेथड में इसको शुमार करते हैं। और जो है बॉटम अप क्या है? ये निगेटिव में आता है। निगेटिव में कौन सा आता है? बॉटम अप। इसमें जो है ना बच्चे के फोकस नहीं किया जाता मीनिंग पर, बस बच्चे को मालूमात देना है, समझ में कितना आ रहा है उस पर कोई फोकस नहीं। टॉप डाउन अप्रोच में बच्चे का प्रीवियस नॉलेज होना जरूरी है, इसमें प्रीवियस नॉलेज होना जरूरी नहीं है। इसमें मीनिंगफुल लर्निंग रहेगी, इसमें मीनिंगफुल लर्निंग की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर जो ये कंस्ट्रक्टिव है, ये कौन सा है? बिहेवियरिस्ट है। ये कौन सा तरीका है? बिहेवियरिस्ट तरीका है।
When language is learned naturally and without any systematic practice is called इरिटेशन. क्या कहलाता है इरिटेशन? ये कहलाता है ऐसी चीज जिसको तुम्हारे को बहुत ज्यादा जिसका नॉलेज हो वो क्या कहलाता है इरिटेशन. एक्विजिशन बगैर एफर्ट्स के हासिल होता है, एक्सेप्टेंस तो नहीं, लर्निंग विद एफर्ट्स होती है. ये क्या बोल रहा है हमारे को? विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस, नेचुरली. वो अननेचुरल होती है, ये नेचुरल सेटिंग में होती है ना. कौन सा है हमारा जवाब? एक्विजिशन. ठीक है. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डैश is that the learner solve problems collectively either in pair or in groups. ग्रुप की बात आ रही है. लर्नर सॉल्व द प्रॉब्लम्स कलेक्टिवली आइदर इन पेयर और इन ग्रुप. जब भी ऐसा जुमला आएगा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग रहेगा. बिहेवियरिस्ट अप्रोच में क्या होगा? ड्रिल रहेगी, ड्रिल, प्रैक्टिस, रिपीटेशन, है ना, रिपीटेशन, प्रैक्टिस, ये चीजें इसमें रहेगी. होल लैंग्वेज अप्रोच में क्या रहेगा? मीनिंगफुल रहेगा, है ना, मीनिंगफुल रहेगा. और उसके बाद में ओवरऑल लैंग्वेज का यूज रहेगा, ओवरऑल लैंग्वेज यूज. और इसमें किस पर रहेगा? रीडिंग और राइटिंग पर फोकस रहेगा. किस पर? रीडिंग और राइटिंग पर फोकस रहेगा. समझ में? कम्युनिकेटिव अप्रोच में ये चीज पर फोकस रहेगा. ग्रुप वर्क, पेयर, कलेक्टिवली. While preparing a lesson plan on the topic pollution, what will be your first step? पहला स्टेप क्या करेगा? Prepare introductory questions. Go through the topics many times. Select teaching aids. पहले ऑब्जेक्टिव्स तय होंगे, है ना. हमने पहले पढ़े थे एम्स है और उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव्स. एम्स जो है बड़े होते हैं, बच्चों को जो है क्रिटिकल थिंकर बनाना है. वो उसको पूरा करने के लिए छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे. सबक पढ़ाने के लिए क्या रहते हैं? ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं. तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव्स का होना जरूरी है. अ टीचर आस्क लर्नर्स टू राइट अ पैराग्राफ ऑन वाटर. देन द लर्नर स्टार्ट डिस्कसिंग व्हाट दे हैव बीन टॉट इन साइंस एंड सोशल साइंस क्लासेस. ठीक है. एक बच्चे को टीचर बोलता है वाटर पर पैराग्राफ लिखो. बच्चे डिस्कस करते हैं कि हमारे को साइंस और सोशल साइंस की क्लासेस में क्या पढ़ाया गया था. देन दे बिगिन टू राइट अ पैराग्राफ ऑन वाटर. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम कहलाती है. क्या कहलाती है? लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम. जब भी जो है एक सब्जेक्ट का नॉलेज दूसरे सब्जेक्ट में इस्तेमाल होगा वो क्या कहलाता है? लैंग्वेज करिकुलम, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम. और आमतौर पर ये लैंग्वेज करिकुलम जो है LAC, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, ये इस वजह से होगा क्योंकि ये लैंग्वेज में ही होगा. और लैंग्वेज में कोई साइंस की, सोशल साइंस की, उसके मैथ्स की, आर्ट्स की, किसी भी सब्जेक्ट की बात होगी तो वो क्या कहलाएगा? लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम. यू वर बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन विलेज वेयर एवरीबडी स्पोक हिंदी. यू टू बिगेन यूजिंग दिस लैंग्वेज विदाउट गोइंग टू एनी स्कूल. तुम ऐसे जगह पर पैदा हुए जहां पर हर कोई हिंदी बोलता है और तुम भी वहां बड़े हुए तो तुमने भी जो है हिंदी सीखे बगैर किसी स्कूल में जाए. लेटर यू वेंट टू स्कूल, यू स्टडीड इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी एंड उर्दू. जब तुम बड़े हो गए तो तुमने इंग्लिश सीखा, संस्कृत, हिंदी और उर्दू सीखा. नाउ यू स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली. और तुम जो है इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलते हो. नाउ विच इज योर फर्स्ट लैंग्वेज? तुम ऐसी स्कूल जगह पैदा हुए जहां पर हर कोई हिंदी बोलता है. समझ में? तुम भी वहां पर बड़े हुए तो तुमने भी हिंदी वैसे ही सीखे स्कूल में जाए बगैर. फिर तुम स्कूल में गए तो तुमने इंग्लिश सीखे, हिंदी सीखे, संस्कृत सीखे, हिंदी नहीं, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू सीखे. बराबर. अब तुम इंग्लिश बहुत फ्लुएंटली बोलते हो तो तुम्हारी पहली लैंग्वेज कौन सी है? जो लैंग्वेज तुमने बगैर एफर्ट्स के सीखे वही तुम्हारी पहली लैंग्वेज कहलाती है. हाँ. A teacher brings real life objects like umbrella, raincoat, screwdrivers, etc. to her class. She asks the learners to describe the objects in 2-3 sentences. The material that the teacher brings in the class is technically called realia. To teach
Hence, in your class, you use two pictures of the same person. One picture taken 15 years ago and another just clicked. एक बच्चों को टेंसेस सिखाने के लिए तुम जो है दो पिक्चर का इस्तेमाल करते, एक 15 साल पहले खींची गई थी और एक अभी खींची गई. यू इनिशिएट ए टॉक इन द क्लास अबाउट हिज प्रेजेंट एंड पास्ट, और तुम जो है बात शुरू करते हैं, ये पुरानी है और ये अभी की है. His appearance, his habits, now you are using, उसकी अपीयरेंस के, उसके हैबिट्स के बारे में बात करते हैं. तुम कौन सी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं? प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर, स्ट्रक्चरल ग्रामर, पेडागोजिकल ग्रामर या रूल बेस्ड ग्रामर? प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर नहीं है, स्ट्रक्चरल ग्रामर भी निगेटिव है, रूल बेस्ड ग्रामर भी निगेटिव है. इसको कहते हैं पेडागोजिकल ग्रामर. पेडागोजिकल ग्रामर के ताल्लुक से मैंने बोला फंक्शनल ग्रामर, पेडागोजिकल ग्रामर, ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट, ये सब चीज होती है. इसीलिए क्या करते हैं, बच्चे को कन्वर्सेशन में लेकर दो चीजों के बारे में बातचीत में मीनिंगफुल तरीके से जब रूल बताए जाते हैं तो वो कहलाता है पेडागोजिकल ग्रामर. समझ में आया कैसे? बच्चों को कॉन्टेक्स्ट में, बच्चों को मीनिंगफुल तरीके से सिखाया जाता है. एक कोई पैराग्राफ या स्टोरी बोल चाल के जरिए सिखाया जाता है, कन्वर्सेशन के जरिए से सिखाया जाता है, वो कहलाएगा पेडागोजिकल ग्रामर. देखो यहां पर क्या करता है, यू इनिशिएट ए टॉक, क्या कर रहा है, कन्वर्सेशन कर रहा है बच्चों को सिखाने के लिए, रूल्स नहीं दे रहा है. हाँ वो कर रहा है, तो वो कहलाएगा. जब भी जो है पेडागोजिकल ग्रामर की बात आएगी वहां पर जो है पेडागोजिकल ग्रामर में कॉन्टेक्स्ट रहेगा, मीनिंगफुल लर्निंग होगी, कन्वर्सेशन होगी, डायलॉग होगा. इस तरह टीचर जो है ग्रामर सिखाएगा मीनिंगफुल वे में, तो वो कहलाएगा पेडागोजिकल ग्रामर. द स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब द नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड एंड द स्टूडेंट शुड एक्वायर बाय द एंड ऑफ पर्टिकुलर क्लास और कोर्स कम अंडर. क्या? लर्निंग आउटकम्स. ऐसा स्टेटमेंट जो है नॉलेज को, स्किल्स को, एटीट्यूड्स को डिफाइन करता है कि ये क्लास खत्म होने के बाद बच्चा ये चीज को हासिल कर लेगा, वो क्या होता है, लर्निंग आउटकम्स. मतलब इसके खत्म होने के बाद, ये क्लास या इसके खत्म होने के बाद बच्चे ने क्या हासिल किया वो जानना क्या कहलाता है, लर्निंग आउटकम्स. ठीक है.